नमस्कार दोस्तों, स्टडी पाथ में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं विशाल तिवारी और आज हम ज्योग्राफी में बात करने वाले हैं भारत की भूगर्भिक संरचना के बारे में। भारत की भूगर्भिक संरचना के बारे में साथ ही साथ पृथ्वी की भूगर्भिक संरचना के बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर आपने हमारा पहला पार्ट ज्योग्राफी का नहीं देखा हो तो आप सबसे पहले पार्ट 1 देख लीजिए, उसके बाद आप पार्ट 2 देखिए। अगर आप सोशल मीडिया पे हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। आई एम विशाल, ये मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं इस चैनल पर प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए, आज का जो पहला प्रश्न है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण जानकारी हमें मिलती है उसका जो स्रोत है आज के समय में वो है भूकंप विज्ञान। हम भूकंप विज्ञान को ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं आज के समय में। अगर पृथ्वी के बारे में, उसकी आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी लेना है तो अब हम भूकंप के बारे में बात ही कर रहे हैं तो सबसे पहले ये भी जान लेते हैं कि जब भूकंप आता है तो हम किससे मेजरमेंट करते हैं भूकंप का। तो हम यूज करते हैं रिएक्टर स्केल पैमाना, सिस्मोग्राफ, जिसकी वजह से अगर पृथ्वी पर कहीं भी भूकंप आते हैं तो हमें पता चल जाता है। यहाँ पर आपको दिख रहा है रिएक्टर पैमाने और सिस्मोग्राफ के बीच का अंतर। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि रिएक्टर पैमाना और सिस्मोग्राफ में क्या अंतर है। अधिकतर लोग दोनों को एक ही मानते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। एक सिस्मोग्राफ एक उपकरण होता है जो ज़मीन की गति को मापता है और ये बताता है कि कहाँ पे भूकंप, कहाँ पे ज्वालामुखी विस्फोट हो रहे हैं, कहाँ पे तरंगे, भूकंपीय तरंगे उत्पन्न हो रहे हैं। ये काम सिस्मोग्राफ करता है। लेकिन जो रिएक्टर स्केल होता है ये बस पैमाना बस होता है, एक स्केल होता है जो बताता है कि कितनी तीव्रता की जो भूकंप है वो आई है। ये जो रिएक्टर स्केल होता है वो 1 से 10 तक के बिंदुओं तक होता है। 1 होता है, फिर 2 होता है, फिर 3, ऐसे 10 नंबर तक स्केल होता है और ये बतलाता है कि किस प्रकार का रिएक्टर पैमाने पर भूकंप आया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं एक यहाँ पर मैग्नीट्यूड स्केल है अर्थक्वेक का। अगर आप देखते हैं, अगर 1 नंबर पे 1 से 2 रिएक्टर स्केल का अगर भूकंप आता है तो इसको माइक्रो लेवल का भूकंप कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं करता, ये हमें हल्का फुल्का महसूस बस कराता है कि हाँ भूकंप आया है। लेकिन अगर 3 और 4 के बीच का अगर भूकंप आता है, 3 और 4 रिएक्टर स्केल का भूकंप आता है तो इसे माइनर लेवल का भूकंप कहते हैं। इससे आपको जो सामान आपके रखे हैं किसी मेज पर तो वो हिलेंगे डुलेंगे, थोड़े बहुत वाइब्रेट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं करते हैं। और अगले नंबर पे 4 से 5 रिएक्टर स्केल का अगर भूकंप आता है तो ये लाइट लेवल का भूकंप होता है। अगर आपके मेज पर कोई सामान है तो वो गिर भी सकता है। 5 से 6 स्केल का जो रिएक्टर स्केल पर जो भूकंप आते हैं वो मॉडरेट के लेवल के होते हैं। इसी प्रकार से 7 और 8 लेवल के भी रिएक्टर स्केल पर भूकंप आते हैं। लेकिन जो सबसे खतरनाक होते हैं वो मेजर स्केल पर जो नोटिस किए जाते हैं वो 7 और 8 के होते हैं और उसके ऊपर के, यानी कि 7 से ऊपर रिएक्टर स्केल पर अगर भूकंप आते हैं तो ये बहुत ही घातक होते हैं, मानव के लिए जान माल का बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। इस प्रकार से रिएक्टर स्केल वर्क करता है और इसकी मैग्नीट्यूड आपने देख ही लिया है। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है? जो पृथ्वी का कुल द्रव्यमान है उसमें एक मेंटल कोर भी होता है, मेंटल होता है, क्रस्ट होता है। तो मेंटल में जो लगभग पृथ्वी का द्रव्यमान है वो कितना होता है? तो आप यहाँ पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है? ये हमारा पूरा पृथ्वी है और इस पृथ्वी का जो द्रव्यमान है उसका लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में ही से पाया जाता है? आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी के अंदर कोर है, उसके बाहर मेंटल है और सबसे बाहर क्रस्ट है। ये आज का जो भूकंप, ये लहरों के व्यवहार के आधार पर पृथ्वी को 3 स्तरों में बांटा गया है। वो है, सबसे पहले सबसे अंदर होता है कोर, उसके बाहर मेंटल और उसके बाद होता है क्रस्ट। तो प्रश्न है कि कितना द्रव्यमान पाया जाता है मेंटल में? तो इसका सही उत्तर है 68%। पृथ्वी का 68% सिर्फ और सिर्फ मेंटल में पाया जाता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारा प्यारा पृथ्वी है
और इस पृथ्वी पर देखेंगे तो ये जो अंदर वाला भाग है, ये भाग, इसको हम कहते हैं इनर कोर, इसको हम कहते हैं इनर कोर। और इसके जो बाहर का भाग है, ये जो ऑरेंज कलर में दिख रहा है, इसको कहते हैं हम मेंटल। ये पृथ्वी का सबसे बड़ा भाग होता है, द्रव्यमान में सबसे बड़ा योगदान इन्हीं मेंटल का होता है। और इसका जो बाहरी आवरण है, ये जो बाहरी आवरण होता है, इसको हम कहते हैं क्रस्ट, CRUST, क्रस्ट। ये क्रस्ट होता है जिसे हम भूपर्पटी भी कहते हैं। तो अगर हम पृथ्वी को देखते हैं तो पृथ्वी में सबसे बड़ा जो योगदान है उसके वजन का, वो अकेला मेंटल का 68% है, कहीं कहीं आपको 70% देखने को मिल सकता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको वाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है। ये परीक्षा में अधिकतर पूछा जाता है कि वाइट ऑफ द अर्थ किसे कहते हैं। तो वाइट ऑफ द अर्थ क्रस्ट को कहते हैं या मेंटल या कोर को। तो इसका सही उत्तर है मेंटल। हम मेंटल को ही वाइट ऑफ द अर्थ कहते हैं, पृथ्वी का वाइट ऑफ द अर्थ कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, चूँकि पृथ्वी का सबसे बड़ा भाग मेंटल के ही पास होता है, द्रव्यमान के रूप में भी अगर आप देख सकते हैं, इसलिए इसको वाइट ऑफ द अर्थ कहते हैं। इसको आप ध्यान से देख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, मिश्र धातु और सिलिकेटों से बनी धरती की परत कहलाती है। मिश्र धातु और सिलिकेटों से बनी धरती की परत कहलाती है। आपको पता ही होगा कि 3 प्रकार के जो लेयर है रासायनिक संगठन के आधार पर माना गया है, सियाल, सीमा, निफे। याद रखिएगा, रासायनिक संगठन के आधार पर सियाल, सीमा, निफे बनाया गया है, जबकि मॉडर्न कॉन्सेप्ट में भूकंपीय लहरों के व्यवहार के आधार पर हम 3 प्रकार से उसको बांटे हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। बिल्कुल से भूलिएगा मत। तो ये कह रहा है मिश्र धातु और सिलिकेट सबसे ज़्यादा किस परत पे पाए जाते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सियाल। जी हाँ, सियाल। जो पहला लेयर होता है जिसे हम क्रस्ट कहते हैं, भूपर्पटी कहते हैं, उसमें सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम पाया जाता है, जिसे हम सियाल कहते हैं। सियाल ही बना ही है सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सियाल। और अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है। आप जो महासागर देखते हो, वो महासागरीय जो सतह का निर्माण हुआ है, उस पर जो चट्टानें हैं वो चट्टान कौन से हैं। ऑप्शन है ग्रेनाइट, बेसाल्ट, परतदार या गैब्रो। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बेसाल्ट। जी हाँ, जो सागर के तट के किनारे हमें जो चट्टानें दिखती हैं, चट्टानों के प्रकार है, वो जो चट्टान दिखती है उससे हम बेसाल्ट कहते हैं। वो बेसाल्ट चट्टान होती है, जैसा कि आप इस फिगर में आप इसको देख सकते हैं। बेसाल्ट चट्टान ही होता है जो महासागरीय सतह के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाया हुआ है। चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो मुख्यतः बेसाल्ट होता है वो तरल लावा के ठंडे होने से बनते हैं। जब पृथ्वी के अंदर से लावा निकलता है लिक्विड फॉर्म में, तो वो क्या करता है, वो पृथ्वी के एक ऐसे सतह में जाकर गिरा देता है, जिसकी वजह से वो लावा जब ठंडा होता है तो वो बेसाल्ट का रूप धारण कर लेता है, और जो हमें देखने को एक पत्थर के रूप में देखने को मिलता है जब वो ठंडा हो जाता है। तो यहाँ पे मुख्यतः बेसाल्ट तरल लावा के ठंडे होने से बनते हैं। जो लावा उद्गार के समय बहुत तरल होते हैं, उससे ही बेसाल्ट बनते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के किस भाग में निकिल और लोहा की प्रधानता होती है। पृथ्वी के किस भाग में निकिल और लोहा की प्रधानता होती है। किसी में नहीं होता है, सियाल में होता है, सीमा में होता है या निफे में होता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है निफे। जी हाँ, इसका जो सही उत्तर है वो है निफे। निफे में ही सबसे ज़्यादा निकिल और लोहा पाया जाता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये पृथ्वी का जो लेयर है वो किस प्रकार से है। देखिए, हम आपको बार बार ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि क्रस्ट, मेंटल और कोर आज के समय के मॉडर्न कॉन्सेप्ट में इन्हीं को यूज किया जाता है, जबकि पुराने समय में या जो रासायनिक अपक्रिया के आधार पर माना गया है वो सियाल, सीमा और निफे माना गया है। वर्तमान समय में मॉडर्न कॉन्सेप्ट में हम क्रस्ट, मेंटल और कोर की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो अधिकता पाया जाता है निकिल और लोहे की जो अधिकता पाया जाता है वो निफे में ही पाया जाता है, क्योंकि निफे वर्ड ही बना है निकिल और फेरस से। Ni से बना है निकिल
Fe से बना है फेरस, जिसे हम आयरन कहते हैं। निकिल और फेरस का नाम लेकर के बनाया गया है नीफे। इस प्रकार से ये जो लेयर है पृथ्वी पे काम करता है, चाहे सियाल हो, चाहे सीमा हो, चाहे नीफे हो, या क्रस्ट हो, या मेंटल हो, या कोर हो, सभी प्रकार अपनी जगह पे सही हैं। डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट नाम से यूज़ किया जाता है। चलिए इन परतों के बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। पृथ्वी की जो परत है मुख्य रूप से लेयर ऑफ द अर्थ, रासायनिक संगठन के आधार पर पृथ्वी के 3 मुख्य परत हैं, सियाल है, सीमा है और नीफे है। सियाल की बात करते हैं तो जो सियाल है वह पृथ्वी की ऊपरी परत होती है, जिसमें सिलिका पाया जाता है और एल्यूमिनियम। सिलिका और एल्यूमिनियम। इस परत में ग्रेनाइट की अधिकता होती है और इस परत की चट्टानें अम्लीय होते हैं। सीमा में क्या होता है, यह पृथ्वी की दूसरी परत है जिसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम की अधिकता होती है। यहाँ क्षारीय चट्टानों की अधिकता होती है, जिसमें बेसाल्ट व गैब्रो प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। ध्यान रखिए, जिसे हम सियाल कहते हैं वो पृथ्वी की भूपर्पटी होती है, जिसको हम सीमा कहते हैं वो मेंटल होता है, जिसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम अधिकतर मात्रा में पाए जाते हैं। और जो नीफे होता है वो पृथ्वी का कोर होता है, यह पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत होती है, वह तीसरी परत होती है जिसमें निकिल और फेरस अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और इसके ये लेयर ऑफ द अर्थ हैं जो रासायनिक संगठन के आधार पर हैं। इसी प्रकार से जो भूकंपी तरंगों के आधार पर क्रस्ट, कोर और मेंटल भी नाम दिया गया है। इसी वीडियो के साथ इस कॉन्सेप्ट को हम समाप्त करते हैं और हम मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।